नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। जनपद में रविवार 11 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 59 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित। परीक्षा के लिए जिले में कुल 27,687 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 2 पालियों में संपन्न होने वाली इस परीक्षा के बाबत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को नेहरू हॉल के सभागार में बैठक कर सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा को सकुशल, सुचितापूर्ण व नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के साथ साथ कोविड गाइडलाइन व उसके प्रोटोकॉल के अनुरूप परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को 1 घंटे पूर्व पहुंचना होगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर सहित अन्य जांच के उपरांत उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। 11 तारीख रविवार को प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा और क्षेत्रीय वन रक्षक प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जो कि हमारे 59 सेंटर्स पे आजमगढ़ में होनी है। तो उसी के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिकारीगण लगे हैं, आज उनका प्रशिक्षण था और उनके दायित्व को बताया गया है। सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हर सेंटर पे, और जो केंद्र पर्यवेक्षक हैं उन सबकी मीटिंग बुलाई गई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे। तो सभी व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है और समय से सुचितापूर्ण, नकल विहीन और पूरी व्यवस्था के साथ परीक्षा हो, इसी के बारे में आज पूरा प्रशिक्षण और निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा अच्छे से कराने। कितने भर्ती भाग ले रहे हैं? इसमें करीब हमारे टोटल 27,687 परीक्षार्थी इसमें भाग ले रहे हैं और करीब टोटल हमारे 59 परीक्षा केंद्र हैं। जो अभ्यर्थी एक साथ जनपद में प्रवेश करेंगे, क्या सुरक्षा व्यवस्था? पूरी व्यवस्था है, पुलिस पूरी व्यवस्था कर रही है। हर सेंटर पे पुलिस फोर्स रहेगी और फ्रिस्किंग के लिए पुरुष और महिला दोनों कांस्टेबल्स वहाँ पे रहेंगे और होमगार्ड्स के साथ व्यवस्था की जाएगी। आरटीओ और आरआर रोडवेज को बता दिया गया है कि परिवहन जो हमारे केंद्र है वहाँ तक अपनी बसें और बाकी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं वो उनको और भी सुदृढ़ करेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। कोविड-19 की देखते हुए क्या दिशा निर्देश और दिए गए इसमें? कोविड-19 का प्रोटोकॉल हमने कई परीक्षा जनपद में हुई हैं पिछले 2 महीनों में, तो कोविड-19 का पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। वहाँ पे सारे स्कैनर्स रहेंगे, थर्मल स्कैनर्स से लेके सैनिटाइजर और सारी व्यवस्था करेंगे। सभी को स्कैन किया जाएगा, मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए और जो 2 गज की दूरी है एंट्रेंस पे वो सब सुनिश्चित की जाएगी। तो कोविड-19 का संपूर्ण प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी अवगत करा दिया गया है, क्या क्या प्रोटोकॉल है और कैसे उसको अनुपालन करना है। परीक्षा कब से कब कितनी पाली है? परीक्षा 2 पाली में होनी है। पहली पाली 9:30 से 11:30 है और दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे है। और परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले प्रवेश अलाउ किया जाएगा। तो कोविड की वजह से समय लगता है, तो 1 घंटे पहले से परीक्षार्थियों को अलाउ किया गया। और ये भी निर्देश है कि परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद परीक्षार्थियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सभी परीक्षार्थियों से हमारा अनुरोध है कि समय से 1-1.5 घंटा पहले सेंटर के पास पहुंचे, से समय से उनका प्रवेश हो सके और उनको कोई व्यवधान ना हो। दुर्गा पूजा को लेकर अब तक संशय बरकरार है। आम लोगों के साथ साथ पूजा समितियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनती प्रतीत हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश न मिलने के चलते पूजा समितियां असमंजस में पड़ी हुई हैं। उनकी तैयारियों पर निर्णय की देरी भारी पड़ रही है। दुर्गा पूजा व विजयादशमी का पर्व निकट है, लेकिन अभी तक कोई निर्देश न मिलने से पूजा समितियां तैयारियां तक शुरू नहीं कर पा रही। समितियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे इस संदर्भ में शीघ्र स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि वे अपनी तैयारियों को शुरू कर सकें अथवा उन पर विराम तक लगा सकें। इसमें अपंजस ये है कि यहाँ का जो है प्रशासन द्वारा कोई प्रकार का जो है अभी जो है नहीं आदेश कि दशहरा मने न मने। माली ऊपर से तो माली पेपर में आ गया है। अब हम लोग किसी प्रकार का तय करते हैं तो पैसा भी तो हम लोग इन्वेस्ट जाएगा जो है। यहाँ कोतवाली से या कोतवाल साहब से या दरोगा साहब किसी प्रकार का जो है यहाँ किसी प्रकार का भी आदेश नहीं है। अभी मूर्ति समिति का बैठक हुआ है। हम लोग अपने मूर्ति समिति जो है अपने में कमेटी में बात हो रहा कि तय करें
या न तय करें। अगर हम लोग तय करते हैं, पता चला कि किसी प्रकार से कोतवाली से आदेश आ गया, आप किसके माध्यम से आप मूर्ति तय किए हैं, तो यहाँ से भी कोई आदेश नहीं आया है। पेपर में क्या जानकारी मिली? पेपर में जानकारी है कि दशहरा मूर्ति प्रतिमा रखाएगा। इसके पहले 15 दिन पहले तो नहीं रखाएगा था, पेपर में आउट हुआ। अब आउट हुआ कि मूर्ति रखाएगा, प्रतिमा रखाएगा मुख्यमंत्री जी द्वारा जी। लेकिन अब जो किस माध्यम से यहाँ कोतवाली से किसी प्रकार कोई आदेश है नहीं, न कोई सूचना है। नहीं, जिला प्रशासन से हम लोग 15-20 दिन पहले गए थे पता करने के लिए, तो ये हुआ कि अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं है। अब जैसे यहाँ पर भाई आदेश होगा, क्योंकि अब त्यौहार में समय नहीं रह गया। 17 को नवरात्र चढ़ने वाला, 25 दशहरा है, आज 8 तारीख हो गया। अब दिमाग काम नहीं कर रहा कि कोई हम लोग काम करें या ना करें। अब जैसा यहाँ से निर्णय होगा उस हिसाब से काम होगा, लेकिन आधे ज़्यादा दिमाग तो यही काम कर रहा है कि अभी कुछ तय नहीं किए हैं। तय करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा हम गढ़वाल जो है। चाहते क्या आप लोग हैं? भाई चाहते यही है कि यहाँ प्रशासन का कोई आदेश मिले ठोस, हाँ या ना, हाँ या ना तो बात ख़त्म, हाँ तो उसको 1-2 दिन में लागू करें कि हाँ त्यौहार मनने वाला है, आप लोग जो है मूर्ति तय कीजिए जो है। बस यही हम चाहते जो है। मतलब मुख्यमंत्री के आदेश का भी कोई पालन नहीं हुआ यहाँ? कुछ नहीं, यहाँ पर जो है किसी प्रकार कोई जब आदेश नहीं है तो मुख्यमंत्री से कहने से तो कोई बातें नहीं बना जो है। तो यहाँ मूर्ति समिति जो बैठक होती है, अभी कोतवाली से कोई निर्णय नहीं आया कि बैठक होगा कि नहीं होगा। नहीं तो 15-20 दिन पहले मूर्ति समिति का मीटिंग होता था, 10-15 दिन पहले। अभी कैसा कोई बातें नहीं है जो है। पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें स्कूल खोलने और दुर्गा पूजा के लिए कुछ नियम निकाले गए थे। पहले तो हुआ था कि मूर्ति नहीं बनेंगी, स्थापना नहीं होंगी, लेकिन बाद में ये आया कि नियम मतलब कि मूर्ति पूजा पंडाल लगेंगे। उस बाबत हम लोगों ने अपना सब बयाना, मूर्ति का बुकिंग वगैरह कर दिया, लाइट की बुकिंग, पंडाल की बुकिंग, सब हल्के तौर पे कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने अपनी बुकिंग की थी। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा कोई अभी तक संदेश या आदेश नहीं जारी किया गया कि हमको किस तरीके से पंडाल करना है, मूर्ति की व्यवस्था कैसे करनी है। और आज के पेपर में अमर उजाला में एडीएम नागेंद्र सिंह द्वारा जो बयान जारी किया गया, उनको अभी शासन की तरफ से कोई निर्देश मिला ही नहीं है कि वो मूर्ति वालों को कोई आदेश जारी कर सकें कि मूर्ति बैठेगी कि नहीं बैठेगी। इसमें समिति की क्या निर्णय है कि असमंजस में है अभी दशहरा? जी हाँ, असमंजस में है, समय भी कम है। 10 दिन बाद नवरात्र लग जाएंगे, जो कि हम लोग का पंडाल बड़ा होता है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले काम हम लोग का चालू हो जाता था, लेकिन कोरोना के देखते हुए हम लोग अपना पंडाल छोटा ही किए थे। हल्के फुल्के में ही पूजा तो करना ही था, लेकिन एडीएम या डीएम साहब या जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई निर्देश जारी न होने से हम लोग बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि हाँ या ना? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हफ्ते के अंदर डीएम साहब और एडीएम साहब के द्वारा एक शासनादेश जारी हो जाए मूर्ति पंडाल के विषय में, जिसके लेकर हम लोग उसको अपना आगे का कार्य कर सकें। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। जी हाँ, कहाँ तो स्वच्छ नगर, सुंदर नगर का सपना देखा जा रहा था, पुरानी जेल की ज़मीन पर एक खूबसूरत पार्क का सपना संजोया जा रहा था, और कहाँ अब इस जगह को खुद नगर पालिका ने मिनी कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के रूप में तब्दील कर हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। ये कूड़ा लदी ट्रैक्टर टालियाँ जो आप देख रहे हैं, ये कैमरे के हटने का इंतजार कर रही हैं। कैमरे के हटते ही अपने अंदर समेटे सारे कूड़े को यहीं उगल कर निकल जाएंगी। बीच शहर में मिनी कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिए जाने से नगरवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का राह चलना दुश्वार हो चला है। भयंकर बदबू और संक्रमण की आशंका लोगों के मन मस्तिष्क में घर कर गई है। पालिका का यह कृत्य स्वच्छता अभियान पर पलीता लगा रहा है। अब लोग पालिका के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में पराली तक नहीं जलाने दी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीच शहर में ही शहर भर का कूड़ा डाला जा रहा है। जेल के बगल में जो डंपिंग बनाए हैं, इससे पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में पूरे रोड तक जो है पूरा जो है बदबू फैल गई है, और इतना संक्रमण, इतनी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई है, जिससे कि आम पब्लिक को और वहाँ के आसपास रहने वाले जो भी जनता हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है भविष्य में इससे कोई बीमारी वैसे भी फैली है, लेकिन बीमारी और भी फैलने की संभावना है। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, ये तो अभी तक तो कभी शहर के अंदर कभी कूड़ा फेंका नहीं गया था। ये पहली बार देख रहे हैं कि पता नहीं कैसे प्रशासन या कैसे किस तरीके से यहाँ फेंका जा रहा है, और इतनी ज़्यादा बदबू फैल रही है चारों तरफ।
कि आम आदमी उधर से जाने में जो है सोच रहा है कि हम कैसे जाएं। काफ़ी दुर्गंध हो रही है पूरे शहर में। शहर से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, शहर के ये सब तो कूड़ा उड़ा का जो है शहर के बाहर होना चाहिए, जिससे आम पब्लिक को, आम आदमी को कोई इसका संपर्क ना हो। या कोई ऐसी जगह इनको बनाना चाहिए जहाँ पे भी कूड़ा जो है आराम से गड्ढे वड्ढे में डाल करके उसको पाटा जाए, या एक जगह इनको शहर से बिल्कुल बाहर इनको बनाना चाहिए, ताकि जो है ये कोई भी संक्रमण जो है इस तरह का, इस समय तो खास कर जो है ज़्यादा बीमारी का चांस है। हाँ, कोरोना का पीरियड है, देख ही रहे हैं, तो इस समय तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और शहर के अंदर कूड़ा फेंकना सबसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन क्यों कर रहा है ऐसा। भाई वो तो बहुत ख़राब जगह बनाया है, उसका कहीं शहर से बाहर बनाना चाहिए जगह देख करके। उससे तमाम जो कूड़ा फेंका जा रहा है, तमाम गंदगी फैलेगी, तमाम बीमारी फैलेगी, इन्फेक्शन ऐसी बीमारी फैल रहा है, सब लोग परेशान हैं कोरोना से। उसका शहर नगर पालिका ही हो, नगर पालिका को चाहिए कहीं बाहर, शहर से बाहर कहीं देख कर जगह उसको डंप करना चाहिए, यहाँ नहीं रखना चाहिए। दिक्कत बदबू कर रहा है, तमाम सड़क फैल रहा है, आने जाने बाधित हो रहा है। लड़कियाँ कोचिंग आ जा रहे हैं, स्कूल आ जा रहे हैं, सब लोग जनता आ जा रही है, तो तमाम से बदबू कर रहा है, बीमारी फैलेगी, लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार होंगे। ज़्यादा से सफाई, शहर स्वच्छ रहे, सफाई सब साफ रहे, मोहल्ला साफ रहे, रोड साफ रहे, जनता को यही चाहिए। अरे वो समझ लीजिए कि हम लोग का चलना दुश्वार हो गया है, सारे लोग जो है वहाँ नाक बंद करके निकल रहे हैं। इसको तुरंत आप लोग हटवाने का कष्ट करें। किसके द्वारा फेंका जा रहा है कूड़ा, क्या है ये? अब यही नगर पालिका अध्यक्ष होंगी और इनके ही इजाज़त से भेजा, और कौन फेंक सकता है। शहर की व्यवस्था जो सफाई की तो इन्हीं की जिम्मे है ना। कहाँ बनना चाहिए, शहर के बाहर? शहर अरे इसको कहीं बाहर जो है, जो कहाँ अब तक बना रहा, अब तक कहाँ था, वहाँ ले जाएं इसको। यहाँ बीच में जो है अब जेल, बताइए, जेल हटा तो ये गंदगी यहाँ कर दी है। अब जो भी रोड पे जा रहे हैं बदबू कर रहा है सब, ये सब ठीक काम नहीं है। प्रदूषण हो रहा, बताइए, जहाँ सफाई अभियान मोदी का चल रहा है वहाँ यहाँ साला जो है पूरा यहाँ बीच शहर में सबके सामने फेंका जा रहा है। खेतों में जो है जलाने नहीं दिया जा रहा है, पोला पुआल और घास फूस जो है वो प्रदूषण है। ये कितनी गंदगी है, बीमारी का घर है। बताइए बाबू साहब, सारे लोग आपको अगल बगल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने विगत वर्षों की भांति अपने पूज्य पिता व भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। सदर हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के मोंडा जाफरपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भोजन के उपरांत गरीबों में कंबल का वितरण किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने पिता की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कहा कि उनकी स्मृति भावाकुल कर रही है। अपने जीते जी वे हमेशा जरूरतमंद और निशक्त जनों की सर्व सेवा को समर्पित रहे। अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि वे अपनी जिंदगी की अंधेरी राहों में जलती मशाल थे। दुख में, मुसीबतों में हम सबकी ढाल थे। कहाँ जी पाए थे वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, सबके अपने थे वो त्याग की मिसाल थे। जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र भाजपा के कर्मठ, जुझारू व कुशल संगठन शिल्पी थे। उनका जीवन हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके महामंत्री काल में हमें लालगंज विधानसभा में जीत हासिल हुई थी। वो हमेशा गरीबों, मजलूमों की मदद के लिए आगे रहते थे, लेकिन आतताइयों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि आजमगढ़ के विकास का जो सपना उन्होंने देखा था, गरीबों, मजलूमों की सहायता करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, उनके पुत्र प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करने का कार्य जो करते हैं, साथ ही साथ हमेशा सबकी मदद के लिए आगे आते हैं। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, सच्चिदानंद सिंह, श्री कृष्ण पाल, प्रेम नारायण पांडे, डॉक्टर अशोक सिंह, माहेश्वरी कांत पांडे, हरीश तिवारी, ननखुराम सरोज, विनोद उपाध्याय, विजय यादव, पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, जूही श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। राजेंद्र मिश्र जी हमारी पार्टी के जिला महामंत्री थे। 2004 में कुछ अराजक तत्वों द्वारा
उनकी निर्मम हत्या उनके ही आवास पर कर दी गई थी और उस समय जनता का इतना उद्वेग था कि तरवा थाना लोगों ने फूंक दिया था। वो एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना थी। उनके सुपुत्र श्री अखिलेश मिश्र गुड्डू जी प्रतिवर्ष 2004 के बाद प्रतिवर्ष इस तिथि को एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं। गरीबों को कुछ वितरण करते हैं, अस्पताल में फल वितरण करते हैं और एक जिले भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस दिन उपस्थित होकर के उनके चित्र पर पुष्पांजलि करके और उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी की आज 16वीं पुण्यतिथि है। हर वर्ष की भांति चूँकि वो उनका एक मिशन था, गरीबों जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके लिए वो काम करते थे। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर कुछ मैं भी चलने का प्रयास करता हूँ। उसी क्रम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गरीबों में फल का वितरण, मरीजों में फल का वितरण, गरीबों में वस्त्र का वितरण और उनको भोजन कराना, ये इस तरह के कार्यक्रम इस साल भी आयोजित थे। वही कार्यक्रम आज भी चल रहा है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि खेलकूद से जुड़ी नई प्रतिभाओं की खोज में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारी नई प्रतिभाओं की खोज करने एवं उसमें निखार लाने में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। मंडलायुक्त श्री पंत की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम उनके कार्यालय के सभागार में मंडलीय खेत विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक संपन्न हुई। उन्होंने क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी को निर्देशित किया कि मंडल के सभी जनपदों में पे एंड प्ले तथा कम एंड प्ले के क्रियान्वयन के अंतर्गत समस्त अव्यवस्थाओं का पूर्ण उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार अवस्थापनाओं को निष्प्रयोज होने से बचने के लिए यूजर चार्ज व फीस के माध्यम से जिला स्तर पर आय के स्रोत को बढ़ाया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि स्टेडियम में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों को स्टेडियम का लाइफ टाइम मेंबर बनाकर उसमें एक मुश्त शुल्क धनराशि प्रोत्साहन समिति में जमा करने के लिए निरंतर लोगों से संपर्क बनाए रखें तथा उन्हें लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए प्रेरित करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि वर्तमान समय में खेलकूद के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, परंतु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में कमी और खेल विभाग की योजनाओं की पर्याप्त जानकारी के अभाव में नई प्रतिभाओं को समुचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण आदि विभाग अपनी सामंजस्य बनाकर खेलकूद से संबंधित समस्त योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें ताकि नई प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें निखारा और संवारा जा सके। बैठक में पेंचक सिलाट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सूरज प्रकाश श्रीवास्तव एवं जिला ओलंपिक संघ के सचिव अजेंद्र राय ने स्थानीय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम के पास खाली पड़े छात्रावास को किसी एक खेल के छात्रावास के रूप में संचालित किए जाने के सुझाव पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आरपी सिंह को निर्देश दिया कि उक्त छात्रावास को स्पोर्ट हॉस्टल के रूप में संचालित करने, स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं अन्य आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय का आगणन तैयार कर 10 अक्टूबर तक शासन को भेजना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष धान खरीद 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 28 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 41, यूपी एग्रो के 4 एवं भारतीय खाद्य निगम के 2 कुल 67 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। धान की खरीद ऑनलाइन की जाएगी, इसके लिए कृषकों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक खाद्य विभाग के पोर्टल पर किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के लिए जमीन से संबंधित अभिलेख, खतौनी, पहचान पत्र, आधार, फोटो एवं बैंक पासबुक लेकर जाना अनिवार्य है। इस वर्ष बटाईदार तथा अनुबंधित कृषकों से भी धान क्रय किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों का धान बिना सत्यापन के क्रय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी कृषक जो अधिकतम 100 कुंटल धान विक्रय करना चाहते हैं, सत्यापन से मुक्त रहेगा।
ऐसे किसान जिनके नाम व खतौनी के नाम मिसमैच हैं तथा ऐसे कृषक जो 100 कुंटल से अधिक धान बेचना चाहते हैं, उनका सत्यापन एसडीएम द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा एवं चकबंदी वाले ग्राम के कृषकों द्वारा 100 कुंटल से कम या अधिक धान विक्रय करते हैं तो उनका सत्यापन एसडीएम द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा। आगे जानकारी बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान के लिए 1867 एवं ग्रेड ए के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जानकारी ने धान क्रय केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित मानकों के अनुसार धान क्रय करें। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के आह्वान पर गुरुवार को देश के 550 जिलों और प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन कर बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। हाथरस, बलरामपुर व भदोही में बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। आजमगढ़ में प्रधान सत्यमेव जयती की हत्या हुई, लेकिन आज तक किसी भी घटना में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहा कि अगर इन मामलों में न्याय नहीं मिला तो बहुजन क्रांति मोर्चा 15 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करेगी। हम धरना प्रदर्शन बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में कर रहे हैं, जो कि 550 जिले में आज पूरे भारत में हो रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन है ये। जैसे कि हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी जीभ काटी गई, बलात्कार किया गया, उसकी गर्दन तोड़ी गई और उसकी कमर तोड़ी गई और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। बलरामपुर के बीए की छात्रा के साथ भी इस तरीके से हुआ, पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया गया, उसका पैर तोड़ दिया गया। हमारे आजमगढ़ में सत्यमेव जयते की जो है कि हत्या हो गई, जिसमें अभी भी सुधांश दुबे नाम का आरोपी जो है कि खुलेआम घूम रहा है, जिसमें एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। और भदोही में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आए दिन जो बच्चियों के साथ, बहुजन समाज के बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसके विरोध में आज हम बहुजन क्रांति के मोर्चा के नेतृत्व में 550 जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगला चरण जो है कि 15 अक्टूबर को हम करेंगे। और अगर इस तरीके से बलात्कार और अत्याचार नहीं रुकता है तो भाजपा के खिलाफ हम जन आंदोलन बहुत ही जल्द बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे।